हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र शाखाएं अर्थात इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच वे शाखाएं होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने आश्रित शाखाओं के बारे में पढ़ा था। आश्रित शाखाएं ऐसी शाखाएं होती थी जो मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त करती थी और मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार ही माल का विक्रय किया करती थी। ये स्वयं से किसी प्रकार का कोई ना माल क्रय करती थी, ना ही कोई निर्माण कार्य करती थी और ना ही खुद के खर्चों का भुगतान करती थी। अर्थात इनके खर्च अर्थात आश्रित शाखाओं की बात कर रहे हैं हम। आश्रित शाखाओं के जो खर्चे होते थे, जो व्यय होते थे, उनका भुगतान भी मुख्य कार्यालय के द्वारा किया जाता था। इसके उलट जो स्वतंत्र शाखाएं होती हैं, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। ये निर्माण के साथ साथ, ठीक है, क्रय विक्रय का अधिकार भी रखती हैं। ये लगभग प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और अपने लेखे स्वयं तैयार करते हैं। इसीलिए इन्हें पूर्ण लेखा रखने वाली संस्थाएं या शाखाएं भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो संस्थाएं होती हैं, ये अपने लेखा पुस्तिका स्वयं तैयार करती हैं स्वतंत्रता पूर्वक और किस प्रकार से? एक स्वतंत्र इकाई की तरह अपने लेखे एक स्वतंत्र इकाई की तरह तैयार करती हैं और वर्ष के अंत में एक तलपट बनाकर मुख्य कार्यालय को भेज देती है और मुख्य कार्यालय इस तलपट के आधार पर कुछ समामेलन की प्रविष्टियां कर लेता है। इन समामेलन की प्रविष्टियों के द्वारा वह शाखाओं के खातों को, लेखों को अपनी पुस्तकों में समामेलन कर लेता है, समाहित कर लेता है। तो इन समामेलन की प्रविष्टियां करने के लिए 3 विधियां प्रचलित हैं। ठीक है, कितनी विधियां प्रचलित हैं बच्चों? 3 विधियां प्रचलित हैं। ठीक है, तो 3 विधियां कौन कौन सी हैं, इनको हम अब बच्चों पढ़ लेते हैं। प्रथम विधि में शाखा के तलपट को इस प्रकार से सम्मिलित किया जाता है कि मुख्य कार्यालय जो है वह अपने व्यापार खाते और लाभ हानि के खाते के साथ साथ ही शाखा का व्यापार खाता और लाभ हानि खाते बनाने में समर्थ हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती है कि वह अपना व्यापार खाता, अपना लाभ हानि खाता तो बनाता ही है, साथ ही शाखा का व्यापार खाता और लाभ हानि खाता भी पृथक से बनाकर उनका समामेलन भी कर लेता है। तो इसके लिए 8 प्रविष्टियां की जाती हैं। 3 प्रविष्टियां व्यापार खाते से संबंधित होंगी, 3 प्रविष्टियां लाभ हानि खाते से संबंधित होंगी और 3 प्रविष्टियां आर्थिक चिट्ठे अर्थात स्थिति विवरण से संबंधित होंगी। तो व्यापार खाते से जो संबंधित 3 प्रविष्टियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी? एक व्यापार खाते के डेबिट पक्ष के लिए, दूसरी व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष के लिए और तीसरी होगी व्यापार खाते के जो डेबिट और क्रेडिट पक्ष का अंतर होता है, या तो सकल लाभ या सकल हानि। तो सकल लाभ के लिए एक प्रविष्टि होगी या सकल हानि होगी तो उसके लिए प्रविष्टि होगी। अर्थात 3 प्रविष्टियां व्यापार खाते से संबंधित होंगी और ऐसे ही 3 प्रविष्टियां लाभ हानि खाते से संबंधित होंगी, जिसमें एक लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की मदों के लिए, एक लाभ हानि खाते क्रेडिट पक्ष की मदों के लिए और जो तीसरी प्रविष्टि होगी वह शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के लिए की जाएगी। और इसके बाद चिट्ठे के संपत्ति पक्ष के लिए एक प्रविष्टि और चिट्ठे के दायित्व पक्ष के लिए एक प्रविष्टि की जाएगी। इस प्रकार से कुल 8 प्रविष्टियां की जाएंगी। तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि व्यापार खाते से संबंधित 3 प्रविष्टियां कौन कौन सी की जाएंगी। ठीक है, तो जिसमें नंबर 1 पर होगा शाखा के व्यापार खाते की डेबिट पक्ष की मदों के योग से क्या प्रविष्टि की जाएगी? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। किस लिए प्रविष्टि कर रहे हैं? फॉर डेबिट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इनकॉर्पोरेटेड, अर्थात हमने व्यापार खाते की डेबिट पक्ष की मदों का समामेलन किया है। कौन कौन सी मदें होती हैं वो भी हम जान लेते हैं। एक ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेसेस होगा, वेजेस होगा और कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न एक्सेट्रा जो होगी, इन मदों के लिए क्या कर दी जाएगी? डेबिट आइटम्स की ये प्रविष्टि कहलाएगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रविष्टि क्या होगी? क्रेडिट आइटम्स के लिए होगी। शाखा के क्रेडिट पक्ष की मदों के लिए क्या प्रविष्टि हो जाएगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया जाएगा। फॉर क्रेडिट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इनकॉर्पोरेटेड कौन कौन सी प्रविष्टि होंगी? एग्जाम्पल के लिए सेल्स, परचेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा। ठीक है, अब बच्चों सकल लाभ के लिए या सकल
हानि के लिए। तो बच्चों हम देख लेते हैं, अगर सकल लाभ होगा तो क्या प्रविष्टि होगी, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अर्थात जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट होगा अर्थात सकल लाभ होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, लिख दिया जाएगा फॉर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर सकल हानि होगी तो क्या प्रविष्टि होगी, उल्टी प्रविष्टि हो जाएगी, अर्थात ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, और नेरे से लिख दिया जाएगा फॉर ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो तीन प्रविष्टियां हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, ये हमने व्यापार खाते से संबंधित जो प्रविष्टियां होती वो सीख ली है। पहले डेबिट आइटम के लिए ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, क्रेडिट आइटम के लिए क्या हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, सकल लाभ होगा तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर हानि होगी तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेड अकाउंट। तो बच्चों इन तीन प्रविष्टियों के बाद हम लिख लेते हैं लाभ हानि खाते की तीन प्रविष्टियां। लाभ हानि खाते की तीन प्रविष्टियां कौन कौन सी होंगी, पहले डेबिट आइटम के लिए प्रविष्टि कर लेते हैं। ठीक है, तो डेबिट आइटम के लिए क्या प्रविष्टि हो जाएगी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है ना, फॉर डेबिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकॉर्पोरेटेड, जैसे कि सैलरी, रेंट, कमीशन, बेड डेट्स एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे जो व्यय होंगे उन व्यय को डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद पांचवी प्रविष्टि किसके लिए हो जाएगी, क्रेडिट आइटम के लिए, शाखा जो शाखा के लाभ हानि खाते क्रेडिट आइटम की मदों के लिए प्रविष्टि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नरेशन सेम है, फॉर क्रेडिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकॉर्पोरेटेड, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एटसेट्रा। ठीक है, अब हो जाएगी शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के लिए प्रविष्टि। तो पहले देख लेते हैं शुद्ध लाभ के लिए प्रविष्टि हो जाएगी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सामान्य लाभ हानि खाते में शाखा के लाभ को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये सामान्य लाभ हानि खाता क्या है बच्चों, यहाँ पर जो मुख्य कार्यालय अपना जो व्यापार करता है उसका जो लाभ होगा वो सामान्य लाभ हानि खाता कहलाएगा, और उसकी कोई शाखा है, एक से अधिक शाखा है तो उनके जो प्रॉफिट और लॉस होंगे वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाएंगे। तो जितने भी ब्रांचेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे उन सब से जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने व्यापार खाते से संबंधित तीन प्रविष्टियां देख ली, लाभ हानि खाते से संबंधित तीन प्रविष्टियां देख ली। अब बच्चों हम बात करेंगे चिट्ठी से संबंधित मदों के लिए। ठीक है, ये हमने हानि की प्रविष्टि कर दी है जो शुद्ध लाभ के उलट हो गई। अब देख लेते हैं बच्चों हम स्थिति विवरण के लिए प्रविष्टियां। तो संपत्ति के लिए क्या प्रविष्टि हो जाएगी, ब्रांच असेट्स अकाउंट डेबिट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रांच असेट्स अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं ये इंडिविजुअली होगा, अर्थात प्रत्येक संपत्ति का नाम लिखा जाएगा, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, अन्य जो संपत्तियां होंगी उन संपत्तियों को डेबिट कर दिया जाएगा टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो क्या नरेशन हो जाएगा, फॉर ब्रांच असेट इनकॉर्पोरेटेड, हमने उनका समामेलन कर लिया। इसी प्रकार से दायित्व के लिए प्रविष्टि हो जाएगी। दायित्व के लिए क्या प्रविष्टि होगी, देख लेते हैं बच्चों, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट। यहाँ भी ध्यान रखना है आपको, जो लाइबिलिटीज होंगी उनके इंडिविजुअली नाम लिखे जाएंगे। अगर बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल लिखा जाएगा, अगर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का नाम लिखा जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 8 समामेलन की प्रविष्टियां की जाएंगी। तो बच्चों प्रथम विधि में 8 प्रविष्टियां की जाएंगी। अब बच्चों हम देख लेते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि में सिर्फ 3 प्रविष्टियां की जाएंगी। कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाएंगी, लिखा हुआ है, एक शुद्ध लाभ के लिए या फिर शुद्ध हानि के लिए एक प्रविष्टि, एक संपत्ति के लिए और एक दायित्व के लिए। अर्थात अभी जो हमने 8 प्रविष्टियां सीखी हैं उसमें 8 प्रविष्टियां करनी पड़ी हमको, लेकिन दूसरी विधि क्या कह रही है, सिर्फ 3 प्रविष्टि करो आप। कौन कौन सी, सीधा शुद्ध लाभ हानि के लिए एक प्रविष्टि कर दो, एक संपत्ति के लिए एक प्रविष्टि कर दो, एक दायित्व के लिए कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है
कि जब आप शुद्ध लाभ या हानि की प्रविष्टि करोगे तो पिछली प्रविष्टि से थोड़ी अलग होगी। क्या प्रविष्टि होगी? शुद्ध लाभ के लिए प्रविष्टि होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर आपको याद हो बच्चों तो यहाँ पर पहले हमने जो शुद्ध लाभ हुआ था उसके लिए प्रविष्टि की थी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस यहाँ पर क्या कर दिया गया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस हटा के सीधा ब्रांच अकाउंट डेबिट कर दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिख देंगे फॉर नेट प्रॉफिट इनकॉर्पोरेटेड। अगर शुद्ध लाभ की जगह शुद्ध हानि होगी तो प्रविष्टि उल्टी हो जाएगी। क्या प्रविष्टि हो जाएगी? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट लिख देंगे फॉर नेट लॉस इनकॉर्पोरेटेड। तो ये एक प्रविष्टि हो गई द्वितीय विधि में। पहली प्रविष्टि शुद्ध लाभ या हानि के लिए, तो ये एक प्रविष्टि या तो लाभ के लिए होगी या हानि के लिए होगी। अब बात कर लेते हैं संपत्ति के लिए। तो संपत्ति के लिए अभी तो हमने प्रविष्टि सीख ली थी। क्या प्रविष्टि होती है? ब्रांच असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, और सब दायित्व के लिए क्या प्रविष्टि हो जाती है? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज अकाउंट। ये असेट्स और ये लायबिलिटीज इंडिविजुअली लिखे जाएंगे, उनके पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनके नाम लिखे जाएंगे। फर्नीचर है तो फर्नीचर, असेट्स में मशीनरी है तो मशीनरी, ऐसे ही लायबिलिटीज में अगर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का नाम लिखा जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि कहती है सिर्फ आप दो प्रविष्टि करो, इकट्ठे, एक डेबिट के लिए, इकट्ठी एक क्रेडिट के लिए। तो ये विधि सबसे सरल है। ठीक है, क्या करना है आपको? जो तलपट है, तलपट को उठाना है, डेबिट पक्ष की मदों को डेबिट में लिख देना है, क्रेडिट पक्ष की मदों को क्रेडिट में लिख देना है। ठीक है, तो डेबिट पक्ष की मदों के लिए डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे? ब्रांच अकाउंट। ऐसे ही क्रेडिट के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं प्रविष्टियां। तो क्या हो जाएगा? ऑल डेबिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट फॉर ऑल डेबिट बैलेंस इनकॉर्पोरेटेड। और दूसरी प्रविष्टि क्या हो जाएगी बच्चों? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल क्रेडिटर्स टू ऑल क्रेडिट बैलेंसेस अकाउंट फॉर ऑल क्रेडिट बैलेंस इनकॉर्पोरेटेड। तो तीसरी विधि और भी सरल है। जितने भी डेबिट शेष हैं डेबिट कर दो और टू ब्रांच अकाउंट कर दो। जितने क्रेडिट शेष हैं उसके लिए आप ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके जितने भी क्रेडिट शेष है वो क्रेडिट कर दो। बहुत ही सिंपल, खत्म।